नेटवर्क। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक भौगोलिक परिधि में सीमित होता है, जैसे कि घर हो गया, ऑफिस हो गया, एक निश्चित दायरे में होता है ना, जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया, भवनों का छोटा समूह हो गया, आदि का कंप्यूटर नेटवर्क। यानी एक ऐसा नेटवर्क जो एक सीमित क्षेत्र में होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर घर में, किसी ऑफिस में, या कोई जो भवन है उनका छोटा समूह है उसके अंदर, तो वो सीमित जो स्थान है उसमें जो नेटवर्क काम करेगा वो आपका हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। और इसका नाम भी याद रखना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लैन, LAN। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले नंबर पे यहां पर अपन ने बात की लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, सेकंड नंबर पे आएगा वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से स्पष्ट हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र। तो इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज्ड लाइन या स्विच्ड सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है। देखो समझो, यहाँ पे लोकल और वाइड में फर्क आ गया। वहां पे सीमित स्थान या सीमित अवधि थी, सीमित क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पे वो जो परिधि है वो क्या हो चुकी है, बड़ी। जैसे कि पूरा शहर, पूरा देश या महादेश में फैला हुआ नेटवर्क का जाल। इंटरनेट इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो जब WAN की बात करते हैं या वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो हम उसमें इंटरनेट का एग्जांपल दे सकते हैं, किसी शहर में, किसी देश में या किसी महाप्रदेश में फैला हुआ इस तरह से जाल, नेटवर्क का जाल। बैंकों द्वारा प्रदत्त ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। तो जो बैंकों ने आपको ATM की सुविधा दी हुई है, ATM, जो बैंकों ने आपको ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन की सुविधा दी हुई है, वो भी आपका वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर शामिल होता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। क्लियर है पॉइंट यहां तक, सिंपल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तीसरे नंबर पे। तो इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े होते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं तब जाकर बनता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। यह एक शहर की सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो तीन चीज याद रखना, एक तो राउटर, दूसरा याद रखना स्विच, और तीसरा याद रखना हब्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें मिलकर क्या करेंगी, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का क्या करेंगी, निर्माण। तो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ेगा कौन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद आ जाता है www। आप सर्च करते हैं ना, कोई भी साइट सर्च करते हैं www.falana.com। ठीक है, तो ये www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, और इस अनुप्रयोग का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्नर्स ली ने फ्रेंच स्विस सीमा पर जेनेवा के पास यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स में किया था। तो इसका प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो ये नाम याद रखना आप लोग, टिम बर्नर्स ली। आप लोग नाम याद रखेंगे, टिम बर्नर्स ली का नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर किसी वेबसाइट पर टेक्स्ट हो गए, चित्र हो गए, ध्वनि हो गया, वीडियो के साथ सूचना को अनेक पेजों में www की सहायता से इंटरनेट पर प्रदर्शित करना सुगम हो जाता है। तो चित्र हो गए, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, इन फाइलों को इंटरनेट पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं बहुत सारे एक साथ, किसकी मदद से, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से। ठीक है, याद रखना। और किसने बनाया, कौन है आविष्कारी, तो ये टिम बर्नर्स ली का नाम आप लोग याद रखेंगे। फुल फॉर्म भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, ये याद रखना। इस सेवा की विशेषता यह है कि इसके द्वारा वेबसाइटों में लिंक के जरिए अन्य वेबसाइटों पर एक माउस के क्लिक करने भर से जाया जा सकता है। ठीक है, एक माउस का जरा सा क्लिक और आप तुरंत दूसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो अन्य वेबसाइटों पर एक सिंगल माउस क्लिक से जाया जा सकता है, ये इसकी सुविधा है। ठीक है, एक लिंक के जरिए। बात करें ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। ईमेल वर्तमान में संदेशों के आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है। अगर कोई पूछे कि संदेशों का आदान प्रदान करना इसका तीव्रतम साधन, तो किसका नाम लोगे, ईमेल का नाम लोगे, ईमेल का, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने मित्र
या सहपाठी अथवा व्यापारिक सौदों के लिए कंपनी या व्यापारी को हम संदेश भेज सकते हैं। ईमेल के जरिए हमारा कोई दोस्त हो गया, हमारा कोई सहपाठी हो गया, या कोई व्यापारिक सौदा, कोई इस तरह का बिजनेस हम डील कर रहे हैं, तो इसके द्वारा हम वहां पर मैसेज भेज सकते हैं, है ना, संदेश भेज सकते हैं, जो उसे कुछ ही क्षणों में मिल जाता है। पहले क्या होता था, चिट्ठी लिख के भेजते थे और कितना समय लग जाता था। आजकल फटाफट वाला काम है ना, तुरंत रूप से आप ईमेल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक, व्यापारिक सौदों के लिए भी। चलिए यहां हम बात करेंगे अब जो अपने इस टेक्नोलॉजी वाले हिस्से का मुख्य पार्ट है, मुख्य हिस्सा है, वो है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और यहां से काफी सारे प्रश्न, बहुत अच्छे किस्म के प्रश्न बनने की संभावना है। तो यहां आपको एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां से कहानी शुरू करते हैं प्रथम कृत्रिम उपग्रह से, है ना, कौन से देश ने भेजा। अब इसको समझने से पहले हमें एक शब्द समझना पड़ेगा, पहले उसको मैं समझा देता हूं। देखो यहां एक शब्द आया है उपग्रह, यहां एक शब्द आया है उपग्रह, और उपग्रह को अपन अंग्रेजी भाषा में सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उपग्रह को? सैटेलाइट। ये लीजिए, उपग्रह को अपन सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि उपग्रह क्या होते हैं, तो हम कहेंगे कि सौर मंडल में, ये जो सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, इसमें सूर्य के चारों तरफ तो कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह यानी कि प्लैनेट्स। और उन ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। सिंपल है। अब दोस्तों ये उपग्रह जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक उपग्रह, एक तो कौन से होते हैं? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और दूसरे होते हैं मानव निर्मित या कृत्रिम। मानव निर्मित या कृत्रिम, दो प्रकार के उपग्रह होते हैं। उपग्रह होते क्या हैं? सैटेलाइट्स होते क्या हैं? जो प्लैनेट्स या ग्रहों के चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और ये दो टाइप के हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक बोले तो जो प्रकृति से प्राप्त यानी कि प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, और प्रकृति में पहले से मौजूद उपग्रह की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, जैसे कि चंदा मामा यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है यानी पृथ्वी के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा। और केवल एक उपग्रह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का ना, और बाकी तो बहुत सारे, जैसे मंगल में फोबोस डीमोस हैं अलग अलग, लेकिन पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सिंपल है बात। तो यहां पर प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। लेकिन अगर बात करें कृत्रिम उपग्रहों की, तो ये कृत्रिम उपग्रह मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं। और ये मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं, ये सैटेलाइट्स जो होते हैं, इनको इंसान के द्वारा, है ना, बनाया जाता है। तो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग, जैसे अमेरिका में नासा काम कर रही है, अपने इंडिया में इसरो काम कर रही है अंतरिक्ष से संबंधित, उपग्रह बनाने से संबंधित इस तरह की चीज़ों से। तो ये अलग अलग कंपनी यहाँ पे काम करती हैं, अलग अलग संस्थाएं यहाँ पर काम करती हैं, जैसे कि नासा हो गया, इसरो हो गया, अपने जापान में जाक्सा हो गया, ऐसे अलग अलग संस्थाएं ये काम करती हैं। ठीक है। तो सैटेलाइट दो टाइप के हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। अब हमसे प्राकृतिक उपग्रह के बारे में तो पूछ नहीं रहा, क्योंकि वो तो सिस्टम चला जाता है ज्योग्राफी में, सौर मंडल वाला ना, प्राकृतिक उपग्रह किसका कौन सा उपग्रह। अब हमसे तो यहाँ पे कृत्रिम के बारे में बात की जाएगी। टेक्नोलॉजी पढ़ रहे तो साइंस की अंदर वैज्ञानिकों ने क्या किया उसके बारे में यहां से प्रश्न किए जाएंगे। तो यहाँ कृत्रिम उपग्रहों की जब बात करते हैं तो ध्यान से सुनना। कृत्रिम उपग्रह की कहानी सबसे पहले किसने बनाया, कहां बनाया, कब बनाया, ये आपको समझना है। 4 अक्टूबर 1957, डेट याद रखना, 4 अक्टूबर 1957 1957 को रूस ने, कौन से देश की बात की जा रही है? रूस। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 1 नामक 3 पॉइंट मिल गए आपको। तारीख 4 अक्टूबर 1957, देश रूस, और कौन सा? स्पुतनिक 1 नामक कृत्रिम उपग्रह। ये अभी बताया, कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, सफल हो गया था ये। तो पहला जो कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था वो 4 अक्टूबर 1957 को रूस के द्वारा, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्पुतनिक 1, और ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपित इन्होंने कर दिया। चलिए
अंतरिक्ष विज्ञान के समूचे इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण